नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस पसंदीदा विश्व इतिहास कार्यक्रम में। हम लोग कल 1917 की रूसी क्रांति में लेनिन उनकी सफलताओं के साथ रूसी क्रांति के परिणाम के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज चर्चा करेंगे लेनिन के आर्थिक सुधारों के बारे में, जिसमें पहला है युद्ध साम्यवाद। गृह युद्ध के दौरान 1918 से 21 सोवियत शासन ने जो आर्थिक नीति अपनाई उसको युद्ध साम्यवाद के नाम से जाना जाता है। इसे अपने लक्षणों के आधार पर सैन्य अर्थनीति कहा जाता है, जो कि मार्क्सवादी सिद्धांतों के अनुकूल थी। इसके अंतर्गत भूमि वितरण, जबरन अनाज वसूली, बोल्शेविक ने घोषणा पत्र के अनुसार जमींदारों से जमीन छीनकर भूमिहीन किसानों में वितरित कर दी। कृषकों को जमींदारी शोषण मुक्ति मिल गई, परंतु उन पर भोग योग्य अनाज से अधिक अनाज सरकार को देने की अनिवार्यता थोप दी गई। इसी क्रम में किसानों ने कालाबाजारी करना आरंभ किया, जिसके प्रत्युत्तर में सरकार ने श्रम जीवियों को सशस्त्र टुकड़ियां जबरन वसूली के लिए भेज दी। फलस्वरूप रूस में असंतोष बढ़ रहा था, जिसके निराकरण के लिए प्रगतिशील कराधान लागू किया गया, अर्थात कृषकों की संपन्नता के क्रम में कर की दरें निर्धारित की गई। वहीं उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, गिरते कृषि उत्पादन की दर ही औद्योगिक उत्पादन में भी अत्यधिक ह्रास था। अतः 1920 में सभी उद्योगों को 10 से अधिक श्रमिक यांत्रिक शक्ति का प्रयोग नहीं करने वाले या 5 से अधिक श्रमिक वह उद्योग जिसमें यांत्रिक शक्ति का प्रयोग था से युक्त हो उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस प्रकार की गैर तार्किक और अव्यवहारिक राष्ट्रीयकरण ने जन समस्याओं को अत्यधिक उलझा दिया। अब निजी उद्योग, व्यापार, बैंकिंग और मुद्रा व्यवस्था पतन के नजदीक पहुंच गए और राज्य की तरफ से वस्तुओं की आपूर्ति की जाने लगी। इस प्रकार के युद्ध साम्यवाद ने रूसी जनता में असंतोष को बढ़ावा दिया, जिसकी परिणति कृषक विद्रोह, नौसैनिक विद्रोह के रूप में हुई। इस संदर्भ में सोवियत नेतृत्व ने दोहरी नीति, प्रथम मत विद्रोह का कठोरता से दमन और दूसरा असंतोष के कारणों से निराकरण का अनुसरण किया। इसी का परिणाम था नई आर्थिक नीति NEP। वहीं नवीन आर्थिक नीति NEP 1921 से 1929 युद्धकालीन साम्यवाद के रूप में ने रूस में आर्थिक अराजकता उत्पन्न कर दी, जिसके कुप्रभावों में मुख्य था श्रमिकों और कृषकों का आपस में प्रतिद्वंदी बनकर खड़ा हो जाना, जो कि क्रांति के सामाजिक आधारों के लिए चुनौतीपूर्ण अव्यवस्था थी। कृषि और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बाद भी उत्पादन में अत्यधिक गिरावट जारी थी, जिसके निपटने के लिए नेप को लागू किया गया। नेप एक प्रकार से मार्क्सवादी सिद्धांतों से समझौता, जिसको लेकर लेनिन की आलोचना की जाती है, परंतु स्मरण रहे कि लेनिन सिद्धांतवादी होने के साथ ही यथार्थवादी भी था। यद्यपि उसने एक पूर्ण साम्यवादी अर्थव्यवस्था को स्थापना के उद्देश्य को नहीं त्यागा था, किंतु रूस के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए सीमित मात्रा में औद्योगिक पूंजीवादी देशों की सहायता लेना स्वीकार किया। वहीं नवीन आर्थिक नीति के अंतर्गत निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। पहला, कृषि सुधार, कृषकों से अतिरिक्त उपज की अनिवार्य वसूली बंद कर दी गई। इसके स्थान पर निश्चित वसूली कर प्रारंभ किया गया। कृषि उत्पादों के लिए निजी व्यापार को छूट प्रदान की गई। दूसरी कृषि क्रांति के रूप में व्यक्तिगत खेती के स्थान पर सामूहिक कृषि को प्रोत्साहन, यंत्रीकरण तथा वेतनभोगी श्रमिक रखने की छूट प्रदान की गई। वहीं औद्योगिक सुधार में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था का विविधीकरण करते हुए 20 से कम श्रमिक वाले कारखानों को निजी उद्यमियों के पास ही रहने दिया। उद्यमियों को वस्तुएं सीधे ही निजी व्यापारियों को बेचने की अनुमति प्रदान की गई, जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं की किल्लत समाप्त होगी। वहीं श्रम बाजार में सुधार, नेप द्वारा युद्धकालीन साम्यवादी अनिवार्य शर्त श्रम की नीति का प्रत्याग कर दिया गया। वेतन के रूप में राशन तथा अन्य सामग्री प्रदान करने के स्थान पर कुछ मात्रा में नगद वेतन देना प्रारंभ किया, जिससे कि निजी व्यापार को बढ़ावा मिला और मुद्रा व्यवस्था का प्रसार हुआ। इसके अतिरिक्त श्रमिक संहिता के द्वारा श्रमिक कल्याण की कोशिश की गई, जैसे 8 घंटे तक की कार्य, सामाजिक बीमा आदि। इन सुधारों के साथ ही 100 से अधिक विदेशी कंपनियों के साथ समझौते करके उन्हें रूस में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। विभिन्न स्तरों पर बैंक खाते खोले गए और ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त की गई। बैंक खोले गए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शुद्ध साम्यवाद के स्थान पर तत्कालीन रूप से एक मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू की गई, जिसे लाभ की प्रवृत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति जैसे पूंजीवादी आदर्शों को भी सीमित महत्व प्रदान किया गया। उत्पादन और वितरण के अधिकांश साधनों पर जो राज्य का नियंत्रण रखा गया था, किंतु कृषि, उद्योग, व्यापार में एक सीमा तक के निजी उद्यम को छूट प्रदान की गई, जिससे राजकीय पूंजीवाद की संज्ञा प्रदान की जाती है। मार्क्सवादी सिद्धांत हर व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार उसको उसकी जरूरत के अनुसार बदल कर हर व्यक्ति से उसकी क्षमता अनुसार उसको उसके कार्य के अनुसार कर दिया गया। नवीन आर्थिक नीति अपनाने से 1-2 वर्ष की सीमा के अंदर ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिले और कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व स्तर को छूने लगे। अतः कहा जा सकता है कि लेनिन के एक कदम पीछे हटने की नीति ने सोवियत संघ को 2 कदम आगे पहुंचा दिया। वहां
जहां वह पूंजीवादी औद्योगिक राष्ट्रों के समक्ष खड़ा हो गया था। इस प्रकार ये लेनिन के आर्थिक सुधारों का संक्षिप्त परिचय था, जिसको हमने इस लेक्चर में पढ़ा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। कृषि सुधार, औद्योगिक सुधार, श्रम बाजार में सुधार, वही नवीन आर्थिक नीति, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और लेनिन के आर्थिक सुधार में युद्ध, साम्यवाद, भूमि वितरण और जबरन अनाज वसूली जैसे कार्य के साथ हम लोगों ने लेनिन के आर्थिक सुधारों के बारे में पढ़ा। 1917 की रूसी क्रांति अध्याय हम पढ़ रहे हैं, विश्व इतिहास भाग 24 में। संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित यूपीएससी की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। आपसे विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। कल फिर हाजिर होंगे हम स्टालिन नीतियां और उनके कार्यों के बारे में, और उसी के साथ ही हम जो है 1917 की रूसी क्रांति के इस अध्याय का अंत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।